Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा इस वीडियो के अंदर हम लोग करेंगे हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की थर्ड यूनिट का चैप्टर नंबर 1 एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पूरा का पूरा कंप्लीट। ये एक वन शॉट वीडियो है। इस एक वीडियो के अंदर हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। और दो बच्चा इस चैप्टर को मैंने शॉर्ट वीडियोस के अंदर काफ़ी डिटेल के अंदर ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो मैंने उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो वीडियोस नहीं देखना चाहते तो ये एक वीडियो देख लो। इस एक वीडियो से ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा देखो, चैप्टर का क्या नाम है? एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। क्या होता है एग्रीगेट डिमांड? देखो, इंडिविजुअल डिमांड क्या है कि एक इंडिविजुअल कंज्यूमर कितना परचेज करना चाहता है, कितना गुड्स और सर्विसेज पर स्पेंड करना चाहता है, वो क्या थी? इंडिविजुअल डिमांड थी। बट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। एग्रीगेट डिमांड क्या है? It refers to sum total of expenditure that people plan to incur on the purchase of goods and services। बेटा ये क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर जो जितने भी कंट्री के अंदर लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं कि भाई वो ये एक्सपेंडिचर इनकर करेंगे अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं कि भाई ये टोटल इतना खर्चा करेंगे टोटल गुड्स और सर्विसेज पर एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम, अलग अलग इनकम पर। इस खर्चे को हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या समझे कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं कि भाई वो कुल मिला के इतना खर्चा करेंगे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अलग अलग गुड्स और सर्विसेज पर। उस पूरे खर्चे को, उस पूरे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। आती है बातें समझ में? अब बच्चे यहाँ पर एक वर्ड आया है प्लान। तो ध्यान रखना, प्लान का मतलब है कि वो आने वाले अकाउंटिंग ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं कि भाई आने वाले अकाउंटिंग ईयर में इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। ये एक्चुअल एक्सपेंडिचर नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमेशा हम लोग प्लान की बात करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड क्लियर हो गया कि एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं वो प्लान कर रहे हैं कि भाई आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर टोटल इतना एक्सपेंडिचर करेंगे सारे गुड्स और सर्विसेज पर। इसे बोला जाता है एग्रीगेट डिमांड। अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड कि भाई एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, एग्रीगेट डिमांड के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। तो बच्चे एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स को हम लोग अलग अलग इकोनॉमी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास में क्लोज्ड इकोनॉमी। अच्छा, कौन सी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी? बेटा क्लोज्ड इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी होती है जो अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के साथ में किसी तरह के ट्रेड रिलेशंस नहीं रखती। नाम से ही समझ आ रहा है क्लोज्ड, हमारे दरवाजे बंद हैं, हम दूसरी कंट्रीज के साथ में किसी तरह के ट्रेड रिलेशंस नहीं रख रहे, ना कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं। इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी। वहीं सेकंड है हमारी तरफ ओपन इकोनॉमी। यहां पर दरवाजे खुले हैं। एक ऐसी इकोनॉमी जो दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेड रिलेशंस रखती है, यानी कि वो एक्सपोर्ट भी करती है इंपोर्ट भी करती है। इस तरह की इकोनॉमी को हम लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बच्चे क्लोज्ड इकोनॉमी को भी हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई करा है। क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एक है हमारे पास में टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, इसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स होंगे। और एक है हमारे पास में थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी। ध्यान से समझना, क्लोज्ड इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी जिसकी फॉरेन कंट्रीज के साथ में कोई ट्रेड रिलेशंस नहीं है, ना कुछ एक्सपोर्ट है ना कुछ इंपोर्ट है। अब यहां पर एक कैटेगरी है टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, इसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स होंगे। तो कौन कौन से दो सेक्टर्स होंगे बेटा? यहां पर दो सेक्टर होंगे। एक सेक्टर होगा हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि हम लोग जो चीजों को कंज्यूम करते हैं, जो गुड्स और सर्विसेज के क्या है, कंज्यूमर्स हैं। तो एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर। वहीं यहां पर दूसरा सेक्टर आता है बेटा हमारे पास में प्रोड्यूसर सेक्टर, जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज की क्या कर रहा है, सप्लाई। तो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स आते हैं? दो सेक्टर्स। कौन कौन से सेक्टर? फर्स्ट इज हाउस होल्ड सेक्टर, हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज के कंज्यूमर्स हैं। वहीं सेकंड इज प्रोड्यूसर सेक्टर, वो सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई कर रहा है। अब ध्यान से समझना बेटा, हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा करते हैं उसे बोला जाता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि हम लोग जो गुड्स और सर्विसेज पर खर्चा कर रहे हैं उस खर्चे को बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन। ध्यान से समझना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन
एक्सपेंडिचर क्या कहते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और इसे प्यार से बोला जाता है कैपिटल सी। किससे डिनोट करते हैं बच्चे हम लोग इसे? कैपिटल सी से, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वहीं प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा कर रहा है, देखो प्रोड्यूसर है, अगर उसे गुड्स और सर्विसेज बनानी है तो उसे मशीन्स खरीदनी पड़ेगी, उसे कैपिटल पर पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कि भाई जो भी प्रोड्यूसर्स हैं वो जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मशीन्स वगैरह खरीद रहे हैं, उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं आय से। तो यहाँ पर क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हो गए। हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्यार से क्या कहते हैं? कैपिटल सी। और प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करता है उसे हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्यार से इसे डिनोट करते हैं बच्चे हम लोग आय से। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड क्या हो गई बेटा? सी प्लस आय, हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा प्लस जो प्रोड्यूसर्स हैं उनका खर्चा, सी प्लस आय, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? अब बेटा सेकंड है थ्री सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, तो इसमें तीन सेक्टर्स आ गए। फर्स्ट सेक्टर कौन सा है हमारा, जो पहले हम लोगों ने लिया? हाउस होल्ड सेक्टर। सेकंड सेक्टर कौन सा है बेटा? प्रोड्यूसर सेक्टर, जो गुड्स और सर्विसेज को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस। और यहां पर थर्ड सेक्टर आ जाता है बेटा हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। देखो गवर्नमेंट भी बहुत तरह के खर्चे करती है। गवर्नमेंट हमारे लिए रोड्स बनाती है, डैम्स बनवाती है, हमारे लिए स्कूल्स खोलती है, कॉलेजेस खोलती है, लॉ ऑर्डर मेंटेन करने पर गवर्नमेंट एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करती है, डिफेंस पे खर्च करती है, तो गवर्नमेंट भी डेफिनेटली बहुत सारे एक्सपेंडिचर करती है। तो थ्री सेक्टर्स में थ्री सेक्टर्स आ गए। हाउस होल्ड सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, प्रोड्यूसर सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमें ये गुड्स और सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं, इन्हें भी खर्चा करना पड़ता है गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, मशीन्स पर, कैपिटल पर। और लास्ट है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट भी बहुत तरह के खर्चे करती है जिसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा करता है उसे क्या बोलते हैं हम? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। किससे डिनोट करते हैं? सी से। प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करता है उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। किससे डिनोट करते हैं? आय से। और गवर्नमेंट जो खर्चा करती है उसे हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिनोट करते हैं जी से। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलेगी बच्चे हमारी? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सी प्लस आई प्लस जी। वहीं सेकंड है हमारे पास में ओपन इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जो दूसरी कंट्रीज के साथ में ट्रेड रिलेशंस रखती है, चीजें एक्सपोर्ट भी करती है, चीजें इंपोर्ट भी करती है। तो यहां पर एक हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, एक हो गया प्रोड्यूसर सेक्टर, एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर, और एक हमारे पास में यहां पर नई चीज आ गई बेटा, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स। एक्स का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट्स। और एम का मतलब होता है इंपोर्ट। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दो, जितना भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें से जितना भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसे माइनस कर दो। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्स माइनस एम, और इसे प्यार से बोला जाता है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या कहते हैं इसे हम लोग? नेट एक्सपोर्ट्स। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस जो फोर्थ और नई चीज आई वो है नेट एक्सपोर्ट्स। क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस कर दो, एक्सपोर्ट्स को एक्स से डिनोट करते हैं, इंपोर्ट्स को एम से। तो यहां तक का क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब है एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अच्छा एक चीज और बता दूं बेटा, देखो अगर एग्जाम के अंदर आपको कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड लिखने को आता है तो आपको सारे ही कंपोनेंट्स लिखने हैं, सी भी लिखना है, आई भी लिखना है, जी भी लिखना है, एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स भी लिखना है। बट हमारी जितनी भी क्वेश्चंस के अंदर टेबल हैं, हमारे कोर्स में जितनी भी टेबल्स हैं, जितने भी ग्राफ्स हैं, जो भी सारी चीजें हैं आगे की, वो सारी की सारी किस पर बेस्ड है? टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी पर। हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ कौन सा है? टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ दो ही सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। तो हम लोग हमारी जितनी भी टेबल्स हैं, जितने भी कर्व्स हैं, वो सिर्फ इसके हिसाब से देखेंगे कि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। और अगर एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है कंपोनेंट्स ऑफ एडी लिखने के लिए तो आपको ये सारे लिख कर आने हैं। समझ में आई बात? तो अब हम जितने भी क्वेश्चंस देखेंगे, जितने भी शेड्यूल्स देखेंगे, उसमें आप ध्यान रखना एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई हमें लेना है, क्योंकि हमारे कोर्स में सिर्फ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी है, कंज्यूमर्स और ये हो गए हमारे प्रोड्यूसर्स। तो एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल क्या है बेटा? देखो शेड्यूल का मतलब होता है इकोनॉमिक्स के अंदर टेबल। शेड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबल। तो इट इज अ टेबल, ये भी क्या है? एक टेबल शोइंग रिलेशन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड इनकम। एक ऐसी टेबल जो किसके बीच में रिलेशन शो कर रही है?
एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में रिलेशन। देखो बहुत ऑब्वियस सी बात है, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी, इनकम को ध्यान रखना वाई से डिनोट करते हैं, अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी तो आप डिमांड ज्यादा करोगे, कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज होगी। अगर इनकम डिक्रीज होती है तो एग्रीगेट डिमांड भी डिक्रीज होती है। तो ये एक टेबल है जो रिलेशन शो करेगी एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में। यहां पे अच्छा मैंने इनकम ले ली, इनकम को वाई से डिनोट करते हैं। देखो इनकम इंक्रीज हो रही है, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, इनकम क्या हो रही है, कॉन्स्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलता है, याद करो टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड is equal to C plus I, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बच्चे अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो कंजम्पशन इंक्रीज होगा, कंजम्पशन को हम लोग C से डिनोट करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग C से डिनोट करते हैं। अगर आपकी इनकम इंक्रीज होगी डेफिनेटली आप चीजों का कंजम्पशन करोगे, तो कंजम्पशन हम लोगों ने ले लिया 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के अंदर, इनफैक्ट इस पूरी यूनिट के अंदर, आपके कोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है, ताकि चीजें सिंपल रहे। तो इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया, कितना, 10, 10, 10। अगर मैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दूं, इस कंजम्पशन और इन इन्वेस्टमेंट को अगर मैं प्लस करती हूं तो मुझे क्या मिलेगी, मेरी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड हो गई 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 10 70, 70 प्लस 10 80। ये हमारे पास में आ गई हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो ये एक शेड्यूल है जो रिलेशन शो कर रहा है किसके बीच में, इनकम के बीच में और एग्रीगेट डिमांड के बीच में। अब आपको इसके पॉइंट्स भी लिख कर आने हैं। There is always some minimum expenditure even when income is zero। बच्चे जब इनकम जीरो है तभी भी कोई ना कोई एक्सपेंडिचर तो है। देखो इनकम जीरो है तभी भी एक्सपेंडिचर कितना है, 40 है। और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पर्सन कुछ भी अर्न नहीं कर रहा, अगर आज की डेट में मैं कुछ अर्न नहीं भी कर रही तो भी मुझे कुछ ना कुछ खर्चा तो करना पड़ेगा। मैं फूड पर खर्च करूंगी, मैं क्लोथ्स पे खर्च करूंगी, मैं रहने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करूंगी। तो ये एक बेसिक खर्चा होता है जो लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें करना ही पड़ता है। तो अगर हमारी इनकम जीरो भी है तभी भी एक मिनिमम एक्सपेंडिचर तो है। दिस एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फॉर सर्वाइवल। और ये जो एक्सपेंडिचर है ये बेसिक सर्वाइवल के लिए करना पड़ता है। इट इज डन थ्रू बोरोइंग्स। ये खर्चा हम लोग कहां से कर सकते हैं, हो सकता है ये खर्चा हम लोग किसी से पैसा बोरो करके कर लें या फिर हम लोग हमारी पुरानी सेविंग्स में से निकाल लें। इसीलिए इस खर्चे को बोला जाता है नेगेटिव सेविंग्स। क्या कहते हैं, नेगेटिव सेविंग्स। आगे है एग्रीगेट डिमांड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। ये आप देख सकते हो, इनकम इंक्रीज हो रही है 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120। एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज हो रही है 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी जैसे ही इनकम इंक्रीज होगी। और बहुत ही ऑब्वियस है, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप खर्चा ज्यादा करोगे, इनकम कम होती है तो खर्चा कम होता है। देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। इनकम और एग्रीगेट डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अब एक पॉइंट, after a certain level of Y is reached, aggregate demand lags behind Y because people start saving a part of their income। ध्यान से समझना, जब इनकम Y मतलब इनकम एक सर्टेन लेवल पर पहुंच जाती है तो एग्रीगेट डिमांड लैग्स बिहाइंड Y। एडी लैग्स बिहाइंड Y का मतलब क्या है, एडी जो है वो Y से पीछे रह जाता है। एडी जो है वो Y से पीछे रह जाता है। लैग्स बिहाइंड का मतलब है पीछे रह जाना, क्योंकि लोग अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, इनकम जीरो थी, ठीक है भाई, एग्रीगेट डिमांड 40 थी, सेविंग्स में से निकाला होगा नेगेटिव सेविंग्स। इनकम 20 है, अभी भी डिमांड 50 है, भाई खर्चा ज्यादा है, बोरो करा होगा, सेविंग्स में से निकाला होगा। इनकम 40 है, अभी भी खर्चा ज्यादा है। इनकम 60 है, अभी भी खर्चा 70 है। इनकम 80, एक्सपेंडिचर भी 80, दोनों इक्वल है। बट इस पॉइंट के बाद में बेटा इनकम 100 है, एक्सपेंडिचर 90 है। आपने अर्न करा 100 और आपने स्पेंड कितना करा बेटा, 90। तो बचा हुआ 10 आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। इनकम 120 है आपके पास में, आपने एक्सपेंडिचर करा 100 का, तो बचे हुए 20 रुपीज को आपने क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो एक सर्टेन लेवल के बाद में जो इनकम है और जो एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनकम से पीछे रह जाती है। ये 100 है, ये 90 है, ये 120 है, ये 100 है, क्योंकि पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। लोग अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करने लग जाते हैं। तो ये हो गया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल।
अब इसका ग्राफ कैसे बनाए, एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसे बनाए, बहुत ही सिंपल है। ये हम लोगों ने वही टेबल ली है हमारी। एक्स एक्सिस पर बच्चा हम लोग हमारी इनकम शो कर रहे हैं। इनकम को हम लोग वाई से भी डिनोट करते हैं, इनकम को हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, इनकम को हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं, और अभी आगे चलकर आप देखोगे कि इनकम को ही एग्रीगेट सप्लाई भी बोला जाता है। अभी आएगा तब समझ में आएगा। वाई एक्सिस पर हम लोग हमारी एग्रीगेट डिमांड यानी कि हम लोग हमारा एक्सपेंडिचर शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चा मैं ये इन्वेस्टमेंट बना देती हूँ क्योंकि बहुत आसान है। इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है। इनकम चाहे 0 है तब भी 10 है, इनकम 20 है तब भी 10 है, इनकम 40 है तभी भी 10 है, तो ये कांस्टेंट है। इनकम 0 है, इन्वेस्टमेंट 10 है, इनकम 20 है, इन्वेस्टमेंट 10 है, इनकम 40 है, इन्वेस्टमेंट 10 है, इनकम 60 है, इन्वेस्टमेंट 10 है। तो ये इन्वेस्टमेंट की बन गई एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब बनाते हैं हमारा कंजम्पशन। इनकम 0 थी, कंजम्पशन 30, इनकम 0, कंजम्पशन 30, इनकम 20, कंजम्पशन 40, इनकम 20, कंजम्पशन कितना है 40, इनकम 40, कंजम्पशन 50, इनकम 40 है, कंजम्पशन कितना है 50 है। ये एक्यूरेट नहीं बना हुआ बट कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये हम लोगों ने बना लिया हमारा कंजम्पशन का कर्व। अब अगर मैं कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों को प्लस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, एग्रीगेट डिमांड। तो इनकम 0 है, एग्रीगेट डिमांड 40 है, इनकम 0 है, एग्रीगेट डिमांड 40 है, इनकम 20 है, एग्रीगेट डिमांड कितनी है 50, इनकम 40, एग्रीगेट डिमांड कितनी है हमारे पास में 60, इनकम 60, एग्रीगेट डिमांड कितनी है हमारे पास में 70। तो ये बन गया हमारा एग्रीगेट डिमांड का कर्व। तो इस तरह से हम लोग इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेटा आपका कि एग्रीगेट डिमांड का ये जो कर्व है और ये जो कंजम्पशन का कर्व है ये दोनों आपस में पैरेलल क्यों है। ये पैरेलल का साइन होता है कि वाई एग्रीगेट डिमांड इज पैरेलल टू कंजम्पशन। तो बहुत ही सिंपल सा है बेटा। अगर मैं सी में आई प्लस करती हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो मुझे क्या मिलती है, एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं इस एग्रीगेट डिमांड में से इस कंजम्पशन को माइनस कर दूं, अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, एग्रीगेट डिमांड में से अगर मैं कंजम्पशन को माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। अगर इसमें से इसे मैंने माइनस करा तो मुझे क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट। और ये इन्वेस्टमेंट हर लेवल पर आप चेक करो कितना है, 10 हम लोगों ने लिया है जो कि क्या है, कांस्टेंट है। यही रीजन है बेटा एग्रीगेट डिमांड और सी आपस में पैरेलल है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो हर लेवल पर क्या है, सेम है, कांस्टेंट है, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट है। 40 माइनस 30 10 आएगा, 50 माइनस 40 10 आएगा हमारे पास में, 60 माइनस 50 10 आएगा। तो अगर मैं एग्रीगेट डिमांड में से कंजम्पशन माइनस कर दूं तो मुझे मिलेगा मेरा इन्वेस्टमेंट, और वो इन्वेस्टमेंट क्या है, मेरा कांस्टेंट है। इसीलिए ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा एग्रीगेट डिमांड हम लोगों ने देख लिया, तो बात करते हैं कि भाई एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है। It refers to aggregate production as planned by the producers during an accounting year। इसका मतलब है कि एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना प्रोडक्शन करने की प्लान कर रहे हैं आने वाले साल के अंदर। एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना प्रोडक्शन, कितना गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने का प्लान कर रहे हैं कि भाई आने वाले अकाउंटिंग ईयर के अंदर इतने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करेंगे, उसे बोला जाता है एग्रीगेट सप्लाई। It refers to aggregate production as planned by the producers। एक कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं वो कितना टोटल प्रोडक्शन करने का प्लान कर रहे हैं एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज प्लान्ड बाय द प्रोड्यूसर्स, कि भाई प्रोड्यूसर्स कितना प्लान कर रहे हैं, कितने गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होगा एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो बच्चा यहां पर एक मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बता देती हूं, एग्रीगेट सप्लाई जो है वो हमेशा इनकम के इक्वल होती है। देखो जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई हुई, जितना भी सप्लाई हुआ, मतलब ये क्या है, हमारा आउटपुट है। आउटपुट को जब हम बेचेंगे तब क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। आउटपुट को जब हम बेचते हैं तो इनकम जनरेट होती है, इसलिए एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इनकम के इक्वल होता है। एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू इनकम। तो ये हम लोगों ने अगेन हमारी इनकम ले ली 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, जो कि हम लोगों ने क्या ली है कि कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है, 20-20 के गैप से इंक्रीज हो रही है। और एग्रीगेट सप्लाई हमारी सेम होगी, इनकम 0 है मतलब एग्रीगेट सप्लाई भी 0, इनकम 20, एग्रीगेट सप्लाई भी 20, क्योंकि जितनी सप्लाई होती है, जितना प्रोडक्शन होता है, उतनी ही इनकम जनरेट होती है। तो ये दोनों हमेशा इक्वल रहते हैं। तो एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी इनकम शो कर रहे हैं, इनकम को हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, इनकम को ही हम लोग आउटपुट भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पर हम लोग हमारी एग्रीगेट सप्लाई दिखा रहे हैं, दोनों 0 हैं, ठीक है भाई,
दोनों 20 हैं, दोनों 40 हैं, दोनों 60 हैं, तो कुछ नहीं है यार, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी 45 डिग्री के एंगल पर। आपको प्लॉट करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन बना देना 45 डिग्री के एंगल पर। चाहे 45 डिग्री की एक्चुअली बनाना भी मत, बस लिख कर आ जाना कि 45 डिग्री का है। तो ये बन गया हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व। अब बात करते हैं बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जिसे हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। देखो हमें पता है एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स हैं। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड इन केस ऑफ टू सेक्टर क्लोज्ड इकोनॉमी, जिसमें सिर्फ दो ही सेक्टर हैं, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, C+I। हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहा है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर सेक्टर जो खर्चा करता है उसे हम लोग बोलते हैं प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब बेटा ध्यान रखो, अगर इनकम इंक्रीज होगी, इनकम को Y से डिनोट करते हैं, तो डेफिनेटली हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा इंक्रीज हो जाएगा, हाउस होल्ड सेक्टर का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। और बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों ने भी देखा होगा, जब आपकी पॉकेट में एकदम अच्छे से पैसा होता है तो आप खर्चा ज्यादा करते हो, आपकी पॉकेट में पैसा नहीं है, आपके पास में इनकम नहीं है, तो आप खर्चा कम करते हो। तो अगर इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली कंजम्पशन इंक्रीज होगा, अगर इनकम डिक्रीज होती है तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होता है। तो कंजम्पशन फंक्शन क्या है, द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन। इसी इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को, इनकम और जो ये हमारा कंजम्पशन है इसके बीच के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कि किस तरह से जो कंजम्पशन है वो इनकम पर डिपेंडेंट है, इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा। इसी फंक्शनल रिलेशनशिप को, कंजम्पशन और इनकम के बीच के रिलेशन को हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। तो सबसे पहले आपको ये लिखकर आनी है डेफिनेशन की कंजम्पशन फंक्शन क्या है। ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है, किसके बीच में, इनकम और कंजम्पशन के बीच में, और ये शो करता है दैट देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। अगर इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी हमारा इंक्रीज होगा। देन आपको ये शेड्यूल बनाना है बच्चा। हम लोगों ने एक तरफ हमारी इनकम ली, देखो इनकम 0, 50, 100, 150, 200। इनकम जो है वो 50-50 के गैप से इंक्रीज हो रही है, मतलब जो इनकम है वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रही है। इनकम अगर इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी डेफिनेटली इंक्रीज होगा। इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है, इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है, इनकम 100, कंजम्पशन भी 100, इनकम 150, कंजम्पशन 140। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये टेबल शो करती है हाँ भाई कि दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अब एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी इनकम शो कर रहे हैं बच्चे। इनकम को हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, और अभी हम लोगों ने देखा था कि इनकम को हम लोग एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं, कि जितनी सप्लाई करी, जितना प्रोडक्शन करा, जितना आउटपुट जनरेट हुआ उतनी ही इनकम जनरेट होती है। तो इनकम इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो इसे आप एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हो। वाई एक्सिस पर हम लोग हमारा कंजम्पशन दिखा रहे हैं। बेटा इनकम जो है वो 50-50 के गैप से इंक्रीज हो रही है, ये जो गैप है ये हर बार सेम है। इनकम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है, तो इनकम के लिए आपको कोई कमाल चीज नहीं करनी, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना देनी है 45 डिग्री के एंगल पर। ये हो गई आपकी इनकम, ये बन गया इनकम का ग्राफ। आ गई बात समझ में। अब कंजम्पशन कैसे दिखाएं, इनकम 0 है तो कंजम्पशन 20 है, इनकम 0 है, कंजम्पशन कितना है 20। इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है, इनकम 50 है, कंजम्पशन कितना है 60 है हमारे पास में। इनकम 100, कंजम्पशन भी 100, दोनों इक्वल, इनकम भी 100 और कंजम्पशन भी 100। इनकम 150, कंजम्पशन 140, इनकम तो 150 है और कंजम्पशन हमारे पास में 140 है। इनकम 200, कंजम्पशन 160, इनकम हमारे पास में 200 है और कंजम्पशन कितना है हमारे पास में 160। तो ये हमारी कंजम्पशन की लाइन बन गई। आ गई बात समझ में, इनकम दिखा दी, कंजम्पशन दिखा दिया। अब ध्यान से देखना बच्चा एक चीज, यहां पर 100-100 पर ये दोनों इक्वल हैं। इससे पहले देखो, इससे पहले इनकम 0 थी तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन था। भाई पैसा आप कमा नहीं रहे, आपकी इनकम 0 है, फिर आप कंजम्पशन कैसे कर सकते हो। तो बेटा अगर इनकम 0 है तो भी बंदे को कोई ना कोई खर्चा करना पड़ता है, तो भी कोई ना कोई कंजम्पशन होता है। क्योंकि अगर आप कुछ भी अर्न नहीं कर रहे तो अभी खाने पे तो स्पेंड करोगे, पहनने पर स्पेंड करोगे, रहने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ करोगे। तो डेफिनेटली अगर इनकम 0 है तो भी पर्सन को कोई ना कोई कंजम्पशन करना पड़ता है अपनी लाइफ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। और जब इनकम 0 होती है तब जो कंजम्पशन होता है उस कंजम्पशन को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। क्या कहते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं सी के ऊपर बार से। क्या समझे, इवन व्हेन इनकम इज 0 तो कोई ना कोई खर्चा होता है जो पर्सन को अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए करना पड़ता है, और इस एक्सपेंडिचर को हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और इसे डिनोट किया जाता है सी के ऊपर बार से, सी बार। आई बात समझ में। इनकम 50 है, अभी भी कंजम्पशन ज्यादा है,
तो बेटा हम लोग ये एक्स्ट्रा खर्चा कर कहाँ से रहे हैं, इनकम कम है खर्चा ज्यादा है, इनकम कम है, देखो इनकम का ग्राफ नीचे है, खर्चा ज्यादा है, ये एक्स्ट्रा खर्चा हम लोग कहां से कर रहे हैं, हमारी पुरानी सेविंग्स में से निकाल के, इसीलिए इसे बोला जाता है डिस सेविंग्स। क्या कहते हैं, डिस सेविंग्स। इस पॉइंट के बाद में बेटा इनकम 150, खर्चा कम है 140, इनकम 200, खर्चा 160। भाई इनकम 150, इसमें से स्पेंड करा पर्सन ने 140, तो बाकी के 10 रुपए पर्सन ने क्या कर लिए, सेव कर लिए। इनकम 200 है, पर्सन ने 160 स्पेंड करा, बाकी के 40 क्या कर लिए, सेव कर लिए। तो एक सर्टेन लेवल पर के बाद में जो कंजम्पशन है वो इनकम से पीछे रह जाता है, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम। तो यहां पर देखो इनकम वाली लाइन ऊपर है, कंजम्पशन वाली लाइन नीचे है, तो इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है, मतलब लोग अब क्या करने लग गए हैं, सेविंग्स करने लग गए हैं। देयर इज ऑलवेज सम मिनिमम कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज जीरो। जब हमारी इनकम जीरो है तभी भी कोई ना कोई कंजम्पशन होता है, जो यहाँ पर है इनकम जीरो है, कंजम्पशन 20 है। दिस इज कॉल्ड ऑटोनॉमस कंजम्पशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस कंजम्पशन को बोला जाता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और इसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं, सी के ऊपर बार से, सी के ऊपर बार से। इट इज इनकर्ड फॉर बेसिक सर्वाइवल, बेटा ये तो लाइफ की बेसिक सर्वाइवल के लिए खर्चा करना ही पड़ता है, चाहे हम किसी से बोरो करें, चाहे हम पुरानी सेविंग्स में से निकाल लें, इसीलिए हम लोग इसे नेगेटिव सेविंग्स या फिर डिस सेविंग्स भी बोलते हैं। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती जा रही है, इनकम 0, 50, 100, 150, 200 हुई, हमारा कंजम्पशन भी इंक्रीज होता जाता है। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम इज रीच, जब इनकम एक पर्टिकुलर लेवल पर पहुंच जाती है, उसके बाद में सी लैग्स बिहाइंड वाई, जो कंजम्पशन है वो इनकम से पीछे रह जाता है। देखो इनकम 150 है, कंजम्पशन 140 है, इनकम 200 है, कंजम्पशन 160 है, अभी भी कम है, क्योंकि अब लोग अपनी इनकम का एक पार्ट सेव करने लग जाते हैं, बिकॉज पीपल स्टार्ट सेविंग अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेविंग्स। तो आई होप कंजम्पशन फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब बेटा बात करते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, तो आप एक सिंपल सा आंसर दोगे, स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन इज एमपीसी। अब मैम ये एमपीसी क्या होता है, तो बेटा एमपीसी की फुल फॉर्म है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। व्हाट इज स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझाती हूँ क्या होता है। बेटा मेरी इनकम थी 100, जब मेरी इनकम 100 थी तब मैं कंजम्पशन करती थी बेटे 80 का। अब मेरी इनकम इंक्रीज होके हो गई 150 और अब मैं कंजम्पशन करती हूँ बेटा 120 का। तो मेरी इनकम में कितना चेंज आया, मेरी इनकम 100 से 150 हो गई, मेरी इनकम में कितना चेंज आया, इनकम में चेंज आया 150 माइनस 100 कितने का, 50 का। और मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, 120 माइनस 80, कंजम्पशन में चेंज आया 40 का। तो बेटा मेरी इनकम में चेंज आने की वजह से मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है, इसी को बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कि अगर हमारी इनकम में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, इसे हम क्या कहते हैं, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इट रेफर्स टू द रेट at which C increases in response to a given increase in Y। बेटा C कितना इंक्रीज होगा, कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा अगर हमारी इनकम में इंक्रीज, इनकम में चेंज आ गया है। तो कैसे निकालेंगे बच्चे इस एमपीसी को, इट इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन C एंड चेंज इन Y। बहुत ही सिंपल सा है, एमपीसी क्या है बेटा, एक रेशियो है किसके बीच का, चेंज इन सी, कंजम्पशन में कितना चेंज आया अपॉन चेंज इन वाई, चेंज इन सी अपॉन चेंज इन वाई। जैसा कि अभी मैंने बताया चेंज इन इनकम कितना था 50, चेंज इन कंजम्पशन कितना था 40, तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम 40 अपॉन 50, ये क्या आ गया हमारे पास में 0.8 हमारा एमपीसी। कैसे बताओगे बेटा, टेबल बना ली हम लोगों ने, वही 0, 50, 100, 150 कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। कंजम्पशन हम लोगों ने सेम हमारा दिखाया 20, 60, 100, 140। अब ध्यान से देखना, कंजम्पशन बना रही हूं बेटा मैं, अगेन हमारी एक्स एक्सिस पर हम लोग हमारी इनकम शो करते हैं, वाई एक्सिस पर हम लोग क्या शो कर रहे हैं, हमारा कंजम्पशन। इनकम 0 है, कंजम्पशन 20 है। इस कंजम्पशन को क्या बोलेंगे बच्चे, इस कंजम्पशन को बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन, सी बार से डिनोट करते हैं। इनकम 50, कंजम्पशन 60, इनकम 50 है, कंजम्पशन 60 है, इनकम 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, इनकम 150 है, कंजम्पशन 140 है। अब एक पॉइंट पर देखना बेटा, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो हमारे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कंजम्पशन 100 से 140 हो गया, कंजम्पशन में कितना चेंज आया 140 माइनस 100 40 का। और इसकी इनकम में कितना चेंज आया बेटा 150 माइनस 100, इनकम में चेंज आया 50 का। तो बेटा मेरे कंजम्पशन में कितना चेंज आया, कंजम्पशन 100 था, कंजम्पशन 140 हो गया, 100 से 140 हुआ, कंजम्पशन में चेंज आया 40 का,
इनकम 100 थी, 150 हुई, इनकम में कितने का चेंज आया बेटा 50 का। तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, देखो चेंज इन कंजम्पशन कितना आ गया हमारे पास में 40, चेंज इन इनकम कितना आ गया 50। एमपीसी का सीधा सा फॉर्मूला है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन था 40, चेंज इन इनकम था 50, 40 अपॉन 50 0.8, एमपीसी कितना आ गया 0.8, कि एक पर्सन अपनी इनकम का इतना पार्ट कंज्यूम कर रहा है। एक पर्सन अपनी इनकम का 0.8, इसका मतलब 80% अमाउंट जो है वो कंज्यूम कर रहा है, यानी कंजम्पशन पे खर्च कर रहा है। तो सेव कितना करेगा भाई, 80% अगर उसने कंज्यूम कर लिया। इनकम से कोई इंसान दो ही चीजें करता है, देखो इनकम से या तो कंजम्पशन होता है या फिर बची हुई इनकम को पर्सन सेव कर लेता है। तो अगर इनकम में से 80% उसने कंज्यूम कर लिया तो 20% क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। तो ये एक बेसिक चीज है जो मैंने साथ साथ में बता दी, अभी तक आपको यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक छोटी सी चीज याद रखना बच्चा, एक होता है एपीसी और एक होता है एमपीसी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एमपीसी हम लोगों ने पढ़ लिया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये क्या है, रेशियो है किसके बीच में, चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम। चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम के बीच के जो रेशियो है उसे बोला जाता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक चीज और बता दूं बेटा, एमपीसी को स्मॉल बी से भी डिनोट करते हैं। ये जो एमपीसी है इसे एमपीसी भी बोलते हैं और इसे स्मॉल बी से भी डिनोट किया जाता है। वहीं एपीसी क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन टोटल कंजम्पशन एंड टोटल इनकम। टोटल कंजम्पशन और टोटल इनकम के बीच के रिलेशन को बोलते हैं एपीसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेवल पर बात करूं तो इस लेवल पर कंजम्पशन कितना है 60 और इनकम कितनी है 50, तो कंजम्पशन अपॉन इनकम। अगर मैं बेसिक बात कर रही हूं, बस कुछ नहीं, चेंज की बात नहीं कर रही, कंजम्पशन अपॉन इनकम क्या है एपीसी। यहां पर अगर मैं इस लेवल की बात करूं, कंजम्पशन कितना है 100, इनकम कितनी है 100, ये आ गया मेरा एपीसी। इस लेवल की बात करूं, कंजम्पशन कितना है 140, इनकम कितनी है 150, ये आ गया एपीसी। तो एपीसी निकालने का तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बस कंजम्पशन अपॉन इनकम। एमपीसी में हम लोग चेंज की बात करते हैं, कंजम्पशन में बस हम लोग टोटल लेते हैं, जो भी हमारा उस लेवल का कंजम्पशन है अपॉन उस लेवल की इनकम। अब बेटा एल्जेब्रिकली आप सी फंक्शन को कैसे शो करोगे, तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। वन बाय वन समझाती हूँ बेटा। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, सी का मतलब क्या है, अभी जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा उसे हम लोग एल्जेब्रिकली कैसे शो करेंगे। सी का मतलब है कंजम्पशन, सी बार याद करो, अभी पीछे मैंने बताया था सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सी बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। फिर क्या है प्लस बी वाई, देखो वाई आपको पता ही है, वाई क्या होता है इनकम, वाई क्या है इनकम। और ये बी भी मैंने बताया था, बी का मतलब होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि एक पर्सन अपनी इनकम का कितना पार्ट स्पेंड करना चाहता है, कंजम्पशन के लिए खर्च करना चाहता है। तो कंजम्पशन कैसे निकलेगा, सी इज इक्वल टू सी बार, सी बार मतलब ऑटोनॉमस कंजम्पशन, प्लस बी वाई, बी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और उसे मल्टीप्लाई कर देना है हमें इनकम से। तो याद रखना सी कैसे निकालोगे, सी बार प्लस बी वाई। सी कैसे निकालोगे, सी बार प्लस बी वाई, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम। क्वेश्चन है फाइंड सी, सी निकालना है। तो सी का फॉर्मूला क्या है, सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई व्हेन सी बार इज इक्वल टू 500। अच्छा भाई सी बार दे रखा है हमारे पास में कितना 500। एमपीसी, एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसे हम प्यार से बी भी बोलते हैं, ये कितना है 0.5। और इनकम हमें कितनी दे रखी है बच्चा यहाँ पर 2000। कुछ नहीं करना, पुट कर दो फॉर्मूला के अंदर। सी कैसे निकालोगे, सी बार, सी बार कितना है हमारे पास में 500 प्लस बी, बी कितना है बच्चा हमारे पास में 0.5, इसे मल्टीप्लाई कर दो इनकम, इनकम कितनी है हमारे पास में 2000। तो 500 प्लस 0.5 इंटू 2000 कितना हो गया हमारे पास में 1000। तो 500 प्लस 1000 कितना आ गया 1500, ये आ गया हमारे पास में हमारा कंजम्पशन। तो इजी है एल्जेब्रिकली निकालना। अगर कभी सी निकालना है तो क्या करोगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इनटू इनकम। सी कितना आ गया हमारे पास में 1500। अब नेक्स्ट बेटा कंजम्पशन फंक्शन कंप्लीट हो गया, अब चलते हैं सेविंग फंक्शन की तरफ कि सेविंग फंक्शन क्या है। देखो अगर मैं बात करूं एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड कैसे निकलती है, सी प्लस आई। ठीक है भाई, ये रिलेशन याद रखना है, एक तो आपको याद रहेगा ये रिलेशन। दूसरा बेटा मैंने क्या बताया, अगर आपकी इनकम 100 रुपीज है,
ठीक है, आपकी इनकम 100 है, आपने इस 100 में से 80 रुपीज स्पेंड कर दिए, कंजम्पशन के लिए यूज में ले लिए, तो बचे हुए 20 का आप क्या करोगे, बचे हुए 20 को क्या करोगे, आप सेव करोगे। ठीक है, बचे हुए 20 को आप सेव करोगे और फ्यूचर में इसी पैसे को हम लोग इन्वेस्ट भी कर देते हैं। जो सेविंग्स करते हैं आज हमारे पापा जो सेव कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में घर ले या फिर कहीं ना कहीं एजुकेशन पर या कहीं ना कहीं इस पैसे को इन्वेस्ट करें। तो बेटा इनकम से पर्सन दो चीजें करता है, कंजम्पशन करता है, बची हुई इनकम को सेव कर लेता है। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, ये हमेशा ध्यान रखना, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। इनकम से पर्सन दो ही चीजें करता है, कंजम्पशन और सेविंग। तो इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने देखा, कंजम्पशन फंक्शन। इनकम इंक्रीज होगी तो कंजम्पशन भी इंक्रीज होगा, क्या कहते हैं, कंजम्पशन फंक्शन। इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशन को बोलेंगे सेविंग फंक्शन। क्या समझे, इनकम और कंजम्पशन के बीच के रिलेशन को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन और इनकम और सेविंग के बीच के रिलेशन को बोलते हैं सेविंग फंक्शन। तो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। सेविंग्स और इनकम के बीच के रिलेशन को हम लोग बोल देते हैं सेविंग फंक्शन। इसको कैसे बनाएंगे बेटा, पहले हम लोगों ने वही पुरानी वाली टेबल ले ली, इनकम और कंजम्पशन वाली। देखो इनकम 0, 50, 100, 150, 200, कंजम्पशन 20, 60, 100, 140, 180। अब इस इनकम और कंजम्पशन की हेल्प से मैं सेविंग निकालूंगी। बेटा अगर देखो मैंने क्या बताया, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस। इस इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन माइनस कर दूं, इनकम में से अगर मैं कंजम्पशन माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगी, मेरी सेविंग्स। अगर आपके पास में 100 रुपए हैं और इस 100 रुपए में से 80 रुपीज आपने कंज्यूम कर लिए, 80 रुपीज आपने खर्च कर दिए, तो 100 माइनस 80 कितने बचे, 20। इसका मतलब ये 20 आपने क्या करे होंगे, सेव करे होंगे। तो इनकम माइनस कंजम्पशन कितना आ जाता है, सेविंग। तो बेटा ये इनकम है, ये कंजम्पशन है, इससे मैं सेविंग्स निकालूंगी। देखो इनकम हम लोगों ने एज इट इज हमारी रख दी इनकम। इनकम में से कंजम्पशन माइनस करो, 0 माइनस 20 कितना आएगा, माइनस का 20। ये हमारी सेविंग्स हो गई, क्योंकि जब इनकम 0 थी तभी भी हम कोई ना कोई कंजम्पशन कर रहे थे। ये खर्चा हम कहां से कर रहे थे, हमारी पुरानी सेविंग्स में से, मतलब नेगेटिव सेविंग्स। इनकम 50, खर्चा ज्यादा था 60, तो 50 माइनस 60 माइनस का 10 सेविंग्स आ गई। 100 माइनस 100 सेविंग्स 0, 150 माइनस 140 अब लोग सेव करने लग गए तो सेविंग्स आ गई 10, और 200 माइनस 180 सेविंग्स आ गई 20। तो इनकम और सेविंग के बीच का ये जो रिलेशन है इसे बोलते हैं हम लोग सेविंग फंक्शन। आती है बातें समझ में। अब यहाँ पर भी ध्यान से देखो, इनकम इंक्रीज हो रही है 0, 50, 100, 150, 200, और सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। पहले माइनस 20 थी, फिर इंक्रीज हुई माइनस 10, फिर 0, फिर 10, 20। तो अगर इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग्स भी इंक्रीज होती हैं। अगर आप ज्यादा अर्न करोगे तो आप थोड़े थोड़े से कंजूस होते जाओगे, थोड़ा थोड़ा सा सेविंग्स आपकी और ज्यादा इंक्रीज होंगी। धीरे धीरे खर्चा कम और सेविंग्स आप ज्यादा करने लग जाते हो। तो इनकम इंक्रीज होती है तो सेविंग्स भी इंक्रीज होती है। दोनों में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन है। आप ध्यान से देखना डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करें। एक्स एक्सिस पर वही हम लोगों ने हमारी इनकम शो करी, इनकम को हम लोग जीडीपी भी बोलते हैं, इनकम को हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोलते हैं। वाई एक्सिस पर हम लोग हमारी सेविंग्स दिखा रहे हैं, ध्यान से देखना। इनकम 0 है तो सेविंग्स माइनस 20 है। बेटा माइनस का नीचे दिखाते हैं, कैसे दिखाया, 0, 10, 20, 30, 40 और नीचे नेगेटिव दिखा दिए। तो इनकम 0 है तो सेविंग्स हम लोगों ने दिखाई माइनस 20, ठीक है। इनकम 50 है तो सेविंग्स माइनस 10, इनकम 50 है अभी भी सेविंग्स नेगेटिव है माइनस 10। इनकम 100 है तो सेविंग्स 0, इनकम 100 है सेविंग्स कितनी है, 0। इनकम 150 सेविंग्स 10, इनकम 150 है सेविंग्स कितनी है, 10। और इनकम 200 है तो सेविंग्स है हमारे पास में 20। ये बन गई हमारा सेविंग कर्व। क्या बन गया, हमारा सेविंग कर्व। तो इनिशियली सेविंग्स आर नेगेटिव, शुरुआत में हमारी सेविंग्स नेगेटिव थी। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन इज मोर देन इनकम, क्योंकि इस लेवल पर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा था। इनकम 0 थी, कंजम्पशन 20 था, इनकम 50 थी, कंजम्पशन 60 था। कंजम्पशन जो था वो इनकम से ज्यादा था, तो ये पैसा कंज्यूमर जो है वो ये खर्च कहां से कर रहा था, कहां से पैसा निकाल रहा था, सेविंग्स में से निकाल रहा था, पुरानी सेविंग्स में से बोरो कर रहा था। इस वजह से ये जो सेविंग्स है ये नेगेटिव है। देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड सेविंग, इनकम और सेविंग में पॉजिटिव रिलेशन है। इनकम इंक्रीज हो रही है, सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही है। सेविंग इज ऑलवेज लोअर देन इनकम। बेटा इनकम से पर्सन दो चीजें करता है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। तो सेविंग जो है वो इनकम का पार्ट है। अगर इनकम 100 है, कंजम्पशन 80 है, सेविंग्स 20 है। सेविंग्स कभी इनकम से ज्यादा हो सकती है क्या, सेविंग्स इनकम में से करी जा रही है, सेविंग्स आर पार्ट ऑफ इनकम। तो सेविंग्स इज ऑलवेज लोअर देन इनकम, सेविंग्स हमेशा इनकम से पीछे ही रहती है। देखो हर लेवल पर सेविंग्स जो है वो इनकम से कम है, बिकॉज सेविंग इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सेविंग क्या है, इनकम का पार्ट है, तो इनकम डेफिनेटली हमेशा सेविंग से ज्यादा होगी। अब बेटा इसका भी अगर हम स्लोप की बात करें, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन का स्लोप किस तरह से बनता है, तो बेटा जिस तरह से कंजम्पशन फंक्शन के स्लोप को हम लोग बोलते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सेम इसी तरह से सेविंग फंक्शन के स्लोप को बोला जाता है एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू
सेव, ये क्या है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच एक्स इंक्रीजेस इन रेस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। सेम वही है कि बेटा पहले मेरी इनकम 100 थी, जब मेरी इनकम 100 थी तो मैं 10 रुपीज सेव करती थी, मतलब 90 रुपीज का मैंने कंजम्पशन कर लिया था। मेरी इनकम 150 हो गई, अब मैं 20 रुपीज सेव करती हूँ, तो बेटा मेरी इनकम में कितना चेंज आया? मेरी इनकम में कितना चेंज आया? 100 से 150 हुई, 50 का चेंज आया। मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आया? बेटा पहले मेरी सेविंग्स 10 थी, अब 20 हो गई, 10 का चेंज आया। तो मेरी सेविंग्स में कितना चेंज आया? ड्यू टू चेंज इन माई इनकम। सेम पहले जैसा ही है, पहले था चेंज इन सी अपॉन चेंज इन इनकम, यहाँ पर है चेंज इन एस अपॉन चेंज इन इनकम। इसे बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट रेफर्स टू द रेट एट विच एस इंक्रीजेस इन रिस्पॉन्स टू अ गिवन इंक्रीज इन वाई। अगर वाई इनकम में कोई चेंज आया तो उसकी वजह से उसके रेस्पॉन्स में सेविंग्स में कितना चेंज आएगा, इसे बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन एस एंड चेंज इन वाई। अगेन एमपीएस भी क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। तो ये हम लोगों ने हमारी इनकम ले ली 0, 50, 100, 150, 200, और ये हम लोगों ने हमारी सेविंग्स ले ली, जो अभी पीछे हम लोगों ने हमारी टेबल देखी थी कि इनकम इंक्रीज हो रही है, सेविंग्स भी हमारी इंक्रीज हो रही हैं। अब बेटा कोई भी एक आप फिगर ले सकते हो, यहां पर देख लो, सेविंग्स 10 से 20 हुई, तो सेविंग्स में कितने का चेंज आया? 10 से 20 हुई, 10 का चेंज आया। तो बेटा देखो सेविंग्स में कितने का चेंज आया? 10 का चेंज आया। सेविंग्स 10 थी, पुराना वाला ही हम लोगों ने टेबल लिए, तो बेटा सेविंग्स 10 से 20 हुई, सेविंग्स में चेंज आया 10 का। इनकम में कितना चेंज आया था? 150 से 200, इनकम में चेंज आया था 50 का, 150 से 200। तो एमपीएस कैसे निकालोगे? चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, 10 अपॉन 50, तो ये एमपीएस आ गया हमारे पास में 0.2। अगेन बच्चा यहां पर भी कंफ्यूज मत होना एमपीएस और एपीएस के अंदर। एमपीएस तो क्या है? इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन सेविंग एंड चेंज इन इनकम। ये रेशियो है चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम के बीच का। और एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? ये रेशियो है टोटल सेविंग और टोटल इनकम का। किसी भी लेवल पर ले लो, यहां पर ले लो, सेविंग्स कितनी है? -10 अपॉन इनकम कितनी है? 50। तो ये क्या है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। यहां पर ले लो, सेविंग्स कितनी है? 10, इनकम कितनी है? 150। तो अगर आप चेंज लेते हो तो उसे तो बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और अगर आप टोटल लेते हो कि उस लेवल की सेविंग्स अपॉन उस लेवल की इनकम, उसे बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो दोनों के फॉर्मूलाज में कंफ्यूज मत होना। देखो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की बात करी जो पहले पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। और वहां पर ही एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या था? सिर्फ कंजम्पशन अपॉन इनकम, वहां पर हम चेंज की बात नहीं कर रहे थे। सेम ऐसे ही यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है? चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम, ठीक है। और यहां पर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है? सेविंग्स अपॉन इनकम। अगेन यहां पर भी हम चेंज की बात नहीं करते, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम हम लोग ले लेते हैं। तो आई होप यहां तक का क्लियर है। एक इसको भी देख लो बेटा, एल्जेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखा था कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस बीवाई। सेम ऐसे ही सेविंग्स कैसे निकालोगे? देखो वही है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन के आगे माइनस का साइन लगा लो, क्योंकि बेटा ये वो कंजम्पशन है जब हमारी सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव। जब इनकम जीरो थी तभी भी हम कोई ना कोई कंजम्पशन कर रहे थे, तो ये नेगेटिव सेविंग्स वाला कंजम्पशन है। तो सी बार के आगे बस आपको माइनस साइन लगाना है, प्लस 1 माइनस बी वाई। अब यहां पर एक चीज बता देती हूं, बी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। अब एक पर्सन की अगर इनकम 100 है, उसमें से उसने 80 कंज्यूम कर लिए, तो 20 वो क्या करेगा? सेव करेगा। कंजम्पशन 80 का कर लिया तो 20 क्या करेगा? सेव करेगा। तो अगर आपको एमपीसी गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो सेव कैसे निकालोगे बेटा? तो सेव निकालने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक चीज बता दूं, जितना पर्सन कंज्यूम करता है प्लस जितना पर्सन सेव करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों का सम कितना होता है? 1। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को हम बी से डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। तो बेटा एमपीएस कैसे निकालोगे? बी प्लस एमपीएस को एज इट इज रहने दो, इज इक्वल टू 1। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना आ गया हमारे पास में? 1 माइनस बी। आ गई बात समझ में कि भाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बी। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होगा? 1 माइनस बी, क्योंकि एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा 1 के इक्वल होता है, क्योंकि एक पर्सन अपनी इनकम से कंजम्पशन करता है, बची हुई को सेव करता है, तो दोनों इक्वल किसके हो गए? 1 के। तो ये हो गया ऑटोनॉमस कंजम्पशन, आगे माइनस का साइन लगा दिया।
1 माइनस बी, तो बेटा बी का मतलब होता है एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और अगर आपने 1 में से बी को माइनस कर दिया, देखो अगर सिर्फ बी बोला है तो उसे बोलते हैं एमपीसी, और 1 माइनस बी कि हम लोगों ने हमारे 1 में से अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम माइनस कर दी तो उसे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। और अगेन इसे इनकम से मल्टीप्लाई कर दिया। याद रहेगा बी का मतलब क्या है, एमपीसी, और 1 माइनस बी का मतलब क्या है, एमपीएस, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, तो फाइंड सेविंग्स, सेविंग्स निकालनी है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन है 200, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना दे रखा है हमारे पास में 200। एमपीसी, एमपीसी, एमपीसी को हम प्यार से बीबी बोलते हैं, कितना है 0.6, और इनकम हमें दे रखी है 2000। फॉर्मूला लिखो सेविंग्स का, कितना है नेगेटिव सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। तो सी कितना है बेटा, सी बार हमारे पास में है 200, उसके आगे माइनस का साइन लगा दिया, प्लस 1 माइनस बी, बी कितना दे रखा है हमें 0.6, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करना है। इनकम कितनी दे रखी है हमें 2000, तो माइनस का 200, 1 में से 0.6 गया तो कितना बचा 0.4 इंटू 2000, तो माइनस का 200, 0.4 इंटू 2000 कितना आ गया बेटा हमारे पास में 800, माइनस प्लस माइनस 800 में से 200 गया 600 आया। ये 600 क्या है हमारी सेविंग्स हैं। तो ये हो गया हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट। अब बचा एक लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है कि एक पर्सन अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करता है। अगर मेरी इनकम 100 है, मैं कहती हूँ मैं मेरी इनकम का 80% पार्ट कंज्यूम कर लेती हूँ, मतलब 100 का 80% कितना हो गया 80, मैं 80 रुपीज कंज्यूम करती हूँ, और बचा हुआ 20% मैं क्या करती हूँ सेव करती हूँ, यानी 20 रुपीज मैं क्या करती हूँ सेव करती हूँ। तो मैं अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करती हूँ वो हो गया हमारा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और कितना पार्ट सेव करती हूं वो हो गया हमारा प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बेटा अगर मैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस प्रोपेंसिटी टू सेव दोनों को प्लस कर दूं तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम आ जाएगी। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, एक हम लोगों ने पढ़ा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एक पढ़ा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी टू सेव में भी हम लोगों ने दो चीजें पढ़ी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दो चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब बेटा सबसे पहला रिलेशन क्या है, एपीसी प्लस एपीएस 1 आता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमेशा 1 के इक्वल होता है। लेट्स प्रूव इट। बेटा एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला याद करो, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मैंने बताया था मार्जिनल में तो हम लोग चेंज लेते हैं, एवरेज में हम लोग नॉर्मल लेते हैं, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, यही होता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल सेविंग्स, प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है, टोटल सेविंग्स अपॉन टोटल इनकम, यही होता है ना। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, कंजम्पशन अपॉन इनकम, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कैसे निकालते हैं, सेविंग्स अपॉन इनकम। अब जरा नीचे वालों का एलसीएम लिया तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा वाई, ऊपर क्या हो गया बेटा कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। तो बेटा याद करो एक पर्सन अपनी इनकम से दो ही चीजें करता है, या तो उसे कंज्यूम करता है और बची हुई को सेव करता है। अगर मेरी इनकम 100 रुपीज है, 80 रुपीज मैंने कंज्यूम करे तो 20 रुपीज में क्या करूंगी सेव। तो खर्चे को और सेविंग्स को अगर हम प्लस कर दें तो टोटल क्या मिलेगी हमें, हमारी इनकम। मैं कहती हूँ भाई मैं 30,000 रुपीज तो कंज्यूम करती हूँ और 20,000 रुपीज में सेव करती हूँ। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया तो आप बोल दोगे हाँ मैम आपकी इनकम कितनी हो गई, 50,000 रुपीज हो गई। तो कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना आ गया, इनकम अपॉन इनकम, वाई वाई कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। तो हमें समझ में आ गया हाँ भाई एपीसी प्लस एपीएस कितना होता है हमारे पास में 1। सेम ऐसे ही बेटा सेकंड रिलेशन है, एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1। याद करो एमपीसी मार्जिनल मतलब चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। सेम ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की अगर हम बात करें तो चेंज इन सेविंग्स अपॉन चेंज इन इनकम। एलसीएम लिया, नीचे आ गया हमारे पास में चेंज इन इनकम, ऊपर वालों को प्लस कर दो चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग। अभी बताया कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना होता है इनकम, तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग, कंजम्पशन प्लस सेविंग कितना होता है इनकम, तो चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन सेविंग भी कितना हो गया चेंज इन इनकम। नीचे चेंज इन इनकम है, कैंसिल करा, कितना आ गया 1। तो यहां से इस रिलेशन से दो चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का सम हमेशा कितना होता है 1। सेम ऐसे ही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का सम कितना होता है 1। और यहां पर मैंने एक चीज और बताई थी, मैंने क्या कहा एमपीसी
प्लस एमपीएस का सम कितना होता है 1। अगर मैं एमपीसी को बी से डिनोट करती हूँ, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को बी से डिनोट करते हैं, एमपीएस को एज इट इज रहने दो इक्वल्स टू 1, तो बेटा एमपीएस कितना आ जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 माइनस बी। तो इसी से हमें समझ में आ गया कि भाई एमपीसी को तो हम बी से डिनोट करते हैं और एमपीएस को हम 1 माइनस बी से डिनोट करते हैं, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 1। तो याद रखना एमपीसी कितना होता है हमारा, एमपीसी को हम बी से डिनोट करते हैं और एमपीएस को हम डिनोट करते हैं 1 माइनस बी से। तो बच्चे इसी के साथ में एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। प्लस बच्चा ये चैप्टर मैंने 5 शॉर्ट वीडियोस के अंदर काफी डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है, उन वीडियोस का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर वहां से पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ लो और जितना हो सके इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में अच्छे से शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।